बिहार के एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। मैच के दौरान ही एक लड़के ने सामने वाली टीम के खिलाफ गोल दाग दिया, जो किसी फुटबॉल मैच के लिहाज से बेहद आम बात थी। लेकिन विरोधी टीम को यह गोल नागवार गुजरा। वजह थी गोल करने वाले लड़के की जाति। लड़का कथित निचली जाति से आता था। जिस दौर की यह कहानी है, तब बिहार में जाति के नाम पर खून की नदियां बह रही थी, तो यहां भी लड़ाई छिड़ गई। लड़के को मारने के लिए दौड़ा लिया गया। वो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए अपने घर तक पहुंचा। खुद को अपनी बहन के साथ एक कमरे में बंद कर लिया। लड़के के खून के प्यासे हो चुके स्वर्ण जाति के लड़के घर तक पहुंच गए, तोड़फोड़ मचाई और फिर वापस लौट गए। कभी अपनी जान बचाने के लिए भागने और छिपने वाले इस लड़के की नई सदी के साथ कहानी बदल चुकी थी। पुलिस के लिए वो मोस्ट वांटेड बन चुका था। उसके सर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। अगस्त 2002 की बात है। लड़के की शादी हो चुकी थी। पत्नी पटना में थी, गर्भवती थी। जैसे ही उसे बच्चा होने की खबर मिली तो वो पटना के लिए रवाना हो गया। पटना में घुसते ही एक सिगरेट के लिए पान की दुकान पर रुका। वो इस बात से अनजान था कि पुलिस के मुखबिरों तक उसकी तस्वीर पहुंच चुकी है और उसकी तलाश जारी है। एक मुखबिर ने उसे दुकान पर ही पहचान लिया। उसने चुपके से पुलिस को इत्तला कर दी। जैसे ही वो शख्स दुकान से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, पुलिस ने उसे घेर लिया और बंदूक तान दी। 2.5 लाख के इनामी अपराधी के पास कोई चारा नहीं बचा। उसके हाथ में हथकड़ियां लग गई। पुलिस को लगा कि उसने एक बड़ी मुसीबत को मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस गिरफ्तारी का अंजाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और दर्ज होगा 3 साल बाद दिए गए एक पुलिस वाले का बयान कि काश इसे गोली मार दी होती, क्योंकि बचपन के फुटबॉल प्लेयर और फिर 2.5 लाख का इनामी बदमाश बन जाने वाला यह शख्स कोई और नहीं बल्कि कुख्यात माओवादी अजय कानू था, जिसे साल 2005 में जेल से आजाद कराने के लिए माओवादियों ने इतिहास के सबसे बड़े जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं मगध साम्राज्य। इस एपिसोड में कहानी जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की। कैसे 13 नवंबर 2005 की रात को माओवादी दस्ते ने पूरे जहानाबाद शहर पर कब्जा कर वहां की जेल पर हमला बोल दिया। आखिर कौन है अजय कानू, जिसे छुड़ाने के लिए यह हमला किया गया और माओवादियों ने AK-47 और बम धमाके से पूरे देश को दहला दिया? क्या है उस फैक्स की कहानी जो इस जेल ब्रेक से पहले ही अधिकारियों तक पहुंच गया था और फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया? ये एक ऐसा जेल ब्रेक था जिसमें 300 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। यही वजह थी कि अमेरिका तक ने अपनी एक रिपोर्ट में इस जेल ब्रेक कांड का जिक्र किया। तो चलिए सुनाते हैं आपको कहानी जहानाबाद जेल ब्रेक कांड की। साल 2005 फरवरी का महीना। बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। 15 साल से चल रहे लालू राबड़ी राज का अंत हो गया, लेकिन सूर्य किसी का उदय नहीं हुआ, क्योंकि जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। त्रिशंकु विधानसभा हो गई। किंग मेकर थे रामविलास पासवान, जो लालू यादव के साथ कतई हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं थे। बीजेपी की एनडीए से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक मंसूबा था जो बीजेपी के लिए नागवार था। पासवान चाहते थे कि एनडीए किसी मुसलमान नेता को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन भाजपा ये शर्त मानने के लिए तैयार नहीं थी। मामला फंस गया और विधानसभा लटक गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तय हुआ कि दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव हुए अक्टूबर नवंबर के महीने में। ये चुनाव 4 चरणों में होने थे। तीसरे चरण की वोटिंग 13 नवंबर को हुई। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन होती है। बिहार जैसे राज्य में तो चुनाव के दौरान खास तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। उस साल भी किए गए थे। पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर था कि कहीं कोई हिंसा ना हो, वोटर्स को परेशान ना किया जाए, कोई पार्टी या बाहुबली किसी इलाके में कोई गड़बड़ी ना करे, बूथ कैप्चरिंग की घटना ना हो। यह सब रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह मुस्तैद थी।
लेकिन कोई भी उस घटना के लिए तैयार नहीं था जो राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर दूर घटने वाली थी। तो चलिए उस रात के पहर में उतरते हैं और जहानाबाद में खड़े होकर देखते हैं कि उस रात आखिर क्या होने वाला था। सर्द रात चढ़ चुकी थी, घुप अंधेरा था। जहां कहीं थोड़ी बहुत रोशनी थी वहां धुंध छाई हुई थी। यानी एक तरफ रात का काला रंग था तो दूसरी तरफ धुंध की सफेदी। जहानाबाद के लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में थे क्योंकि रात के 9 बजने वाले थे। ठीक इसी वक्त जहानाबाद में बिजली कट गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन ये वो दौर था जब बिजली की रोशनी आने पर लोगों को अचरज होता था और बिजली का कटना ही सामान्य बात थी। तो जहानाबाद के लोगों ने और प्रशासन ने इस बात का कोई लोड नहीं लिया। इसी जहानाबाद की जेल में भी कैदियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जेल में उस रात खाना बाकी दिनों के मुकाबले कुछ देरी से बन रहा था। बैरक खुले हुए थे, कुछ कैदी खाना बना रहे थे और कुछ बैरक के बाहर घूम रहे थे। घड़ी का कांटा जैसे ही 9:15 पर पहुंचा, अचानक एक धमाके की आवाज आई। चारों तरफ हड़कंप मच गया। जेल में हल्ला हो गया कि कहीं बम फटा है। सब परेशान, लेकिन एक कैदी ऐसा था जो सामान्य दिख रहा था। अभी पहले धमाके की थर्राहट से लोग संभले भी नहीं थे कि दूसरा धमाका हो गया और फिर देखते ही देखते कई विस्फोट हुए। फायरिंग शुरू हो गई, हर तरफ गोलियां बरसने लगी। जेल में मौजूद पुलिस वाले अंदाजा लगा पाते उससे पहले ही अचानक जेल के गेट पर फायरिंग शुरू हो गई। करीब 1000 माओवादी जेल के भीतर घुस आए। ज्यादातर के हाथ में AK-47 जैसे हथियार थे और कुछ बम थामे हुए थे। और ये बम बंदूक सिर्फ दिखाए नहीं जा रहे थे बल्कि चलाए भी जा रहे थे। जेल के भीतर धुआं धुआं हो गया और इस धुएं के बीच हो रही थी धुआंधार फायरिंग। जेल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की हवाइयां उड़ गई। दूसरी ओर बैरक में घूम रहे कैदी खुश थे, अपना कॉलर तान रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब जेल से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। जेल पर यह गुरिल्ला अटैक था। माओवादियों ने इस अटैक को अंजाम दिया था। वो अपने कॉमरेड अजय कानू को जेल से छुड़ाने आए थे। माओवादियों ने अपने कमांडर कानू को देखा, मुस्कुराए और एक AK-47 उसे थमा दी। निकलते निकलते इस दस्ते ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की रणवीर सेना के एक मेंबर बड़े शर्मा को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। BBC में छपी सौतिक बिस्वास की रिपोर्ट से पता चलता है कि जब जेल पर हमला हुआ तो उस वक्त जेल से ही एक कैदी ने बाथरूम में छिपकर एक स्थानीय पत्रकार राजकुमार सिंह को फोन किया। कैदी ने पत्रकार को बताया कि जेल पर माओवादियों ने चढ़ाई कर दी है। ये सुनने के बाद पत्रकार अपने घर से बाहर निकले, शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही मेन रोड पर पहुंचे, सामने डरावना नजारा दिखा। पुलिस की वर्दी पहने एक दस्ता दिखा जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे। यह दस्ता रास्ता रोके खड़ा था और लाउडस्पीकर पर ऐलान कर रहा था, हम माओवादी हैं, हम जनता के नहीं सरकार के खिलाफ हैं। जेल ब्रेक हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा है। उस वक्त जहानाबाद पुलिस लाइन के हवलदार थे नवल चंद्र। वो अपने बैरक में ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे थे। खाने का इंतजार था। उनकी बेटी सहारा टेलीविजन में काम करती थी। नवल चंद्र की बेटी ने फोन किया और कहा, टीवी चलाओ पापा, नक्सली लोग जहानाबाद जेल पर हमला किए हैं, बम फटा, सुनाई नहीं दिया क्या? सब टीवी पर आ रहा है। फोन अभी कटा भी नहीं था कि हवलदार अपनी खटिया से नीचे गिर गए। जैसे तैसे खुद को संभाला और भागते हुए जेल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नवल चंद्र ने जब जेल में देखा तो कोई भी कैदी दिखाई नहीं दिया, बल्कि जेल से बाहर 2 अधिकारी एक झाड़ी में छिपे दिखे। ये अधिकारी थे SP सुनील कुमार और DM राणा अवधेश। वही SP सुनील कुमार जिनके ऑफिस में अटैक के दिन ही सुबह एक फैक्स भेजा गया था। फैक्स किया था पटना के इंस्पेक्टर जनरल यानी IG ऑपरेशन RR वर्मा ने इत्तला की थी कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहानाबाद के उत्तर में नादौल और काको इलाके में करीब 100 उग्रवादी देखे गए हैं। ऐसी सूचना है कि झारखंड की एक टुकड़ी भी उनके साथ आ गई है। उनमें से कुछ को 6-7 नई मोटरसाइकिलों पर घूमते और रेकी करते देखा गया है। जानकारी के अनुसार नादौल रेलवे स्टेशन, काको थाना या कोई मोबाइल पुलिस टुकड़ी हमले की चपेट में आ सकती है। सूत्रों की जानकारी तो ठीक थी, बस उन्हें यह नहीं मालूम था कि अटैक उसी रात हो जाएगा और वो भी जहानाबाद जेल पर।
यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2005 से पता चलता है कि इस जेल ब्रेक के दौरान 2 लोगों की हत्या की गई, 300 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा लिया गया और लगभग 30 कैदियों को किडनैप कर ले जाया गया। किडनैप किए गए कैदी एक नक्सल विरोधी ग्रुप से जुड़े हुए थे। असल में जिन्हें किडनैप किया गया था वो रणवीर सेना के मेंबर्स थे। नक्सलियों ने पूरे शहर में पैम्फलेट उड़ाए जिन पर एक ऐलान लिखा था, हमारी लड़ाई आम लोगों से नहीं है, सरकार और प्रशासन से है, इसलिए कोई इस लड़ाई के बीच ना आए। जिस सरकार से लड़ाई का ऐलान नक्सली कर गए थे उसके मुखिया जहानाबाद जेल ब्रेक के ठीक 10 दिन बाद शपथ लेने वाले थे। जिस नेता ने तब शपथ ली थी वही आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नाम नीतीश कुमार। बहरहाल कुछ वक्त बाद जब स्थानीय पत्रकार राजकुमार सिंह रात के अंधेरे में जेल में पहुंचे तो उन्हें एक बियाबान सा दिखा। जेल के दरवाजे खुले थे, रसोई में खीर बिखरी पड़ी थी, कोठरी के दरवाजे खुले थे, कोई जेलर या पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था। एक कमरे में 2 घायल पुलिस वाले जमीन पर पड़े थे। बड़े शर्मा का खून से लथपथ शव भी वहीं पड़ा था। जमीन पर और दीवारों पर हाथ से लिखे पर्चे चस्पा किए गए थे जिन पर लिखा था, इस प्रतीकात्मक कार्रवाई के जरिए हम राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वो क्रांतिकारियों और संघर्षशील लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखते हैं तो हम मार्क्सवादी क्रांतिकारी तरीके से उन्हें जेल से रिहा कराना भी जानते हैं। पुलिस के मुताबिक और परसेप्शन के मुताबिक भी कहानी यही चलती है कि ऑपरेशन जेल ब्रेक को अजय कानू की आजादी के लिए अंजाम दिया गया था। यहां तक कि अजय कानू ही था जिसने ये पूरा प्लान डिजाइन भी किया था। हालांकि वो हमेशा इस बात को नकारते रहे। तो चलिए एक नजर जरा उस अजय कानू की कहानी पर डालते हैं जिसके नाम पर ऐसा तांडव रचा गया। अजय कानू का जन्म साल 1968 में अरवल जिले में हुआ था। अरवल में एक गांव है चौहर। वो अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से आते हैं। पिता फागू प्रसाद छोटे किसान थे। बकौल अजय कानू, फागू प्रसाद बड़े लेफ्टिस्ट थे। द हिंदू की एक रिपोर्ट में कानू कहते हैं कि उनके पिता का उन पर काफी प्रभाव था। पिता फागू प्रसाद कानू को स्कूल के दिनों में भगत सिंह, माओ त्से तुंग, चे गुवेरा और रूसी क्रांति की कहानियां सुनाया करते थे। 80 के दशक में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद के सालों में अल्ट्रा लेफ्ट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में शामिल होने लगे। जहानाबाद के स्वामी सहजानंद कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएट अजय कानू ने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। पार्टी का नाम सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। अजय कानू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टिकट पर चुनाव लड़ा था। बकौल कानू धीरे धीरे उन्हें दक्षिणपंथी राजनीति की खामियां दिखने लगी और वो उससे दूर होते चले गए। नेतागिरी छोड़कर नवीन बाल विद्या निकेतन नाम से कोचिंग की शुरुआत की, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगे। लेकिन पिता ने जो कहानियां उन्हें बचपन में सुनाई थी वो उन्हें किसी और ही रास्ते लेकर चल पड़ी। बीबीसी की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि यह संस्थान एक किराए के घर में चलता था, जहां से मकान मालिक ने इन्हें जबरन बाहर निकाल दिया। इसी दौरान अजय कानू के ही इलाके में एक स्थानीय दबंग की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप लगता है कानू पर। तब उनकी उम्र महज 23 साल थी। दावा किया जाता है कि 80 के ही दशक में एक जमीन विवाद में उनके पिता की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले जमींदार स्वर्ण थे। इसी घटना के बाद अजय कानू ने पीडब्ल्यूजी ज्वाइन कर लिया, यानी पीपल्स वॉर ग्रुप। पीडब्ल्यूजी ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्द वो सेंट्रल कमेटी के सदस्य बने और फिर कमांडर बनाए गए। बीबीसी के लिए अपनी रिपोर्ट में सौतिक बिस्वास कानू के साथियों के हवाले से लिखते हैं, कमांडर एक चिड़चिड़ा व्यक्ति है जो अक्सर गुस्से में आ जाता है। उसके लोग उससे डरते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वो निर्दयी और गोली चलाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि कानू के बारे में सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते। विभिन्न एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके अहंकार और किसी पर भरोसा ना करने के कारण उसके अपने ही लोगों का एक बड़ा वर्ग उसे नापसंद करता था। साल 2002 में अजय कानू की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उसे काफी जल्दी जेल से शिफ्ट किया जाता था, मतलब कभी कहीं तो कभी कहीं, क्योंकि पुलिस को डर था कि उसे जेल से बाहर निकालने के लिए माओवादी हमला कर सकते थे। 2005 में उसे जहानाबाद लाया गया, जहां से वो फरार होने में कामयाब रहा। कानू की एक आदत थी, वो जिस भी जेल में जाता था अपनी विचारधारा को मानने वालों को एक कर लेता था।
किसान, मजदूर और पिछड़े तबके के लोगों को खुद से जोड़ लिया करता था। सबके साथ मिलकर एक यूनियन सा बना लिया करता था, जिसका लीडर वो खुद था। जेल में सफाई से लेकर खाने पीने और जगह से ज्यादा कैदियों को रखने के मुद्दे पर वो आंदोलन और भूख हड़ताल किया करता था। जहानाबाद जेल का भी हाल तब वैसा ही था। अंग्रेजों के वक्त की जेल। 1 एकड़ में फैली इस जेल में 13 बैरक और कोठरियां थी, जिनके भीतर अंधेरा, सीलन और गंदगी सर्वव्याप्त थी। जेल में तब सिर्फ 230 कैदियों के रहने की जगह थी, लेकिन इस जेल को 800 कैदियों के रहने लायक बना दिया गया था। जिस बैरक में कानू को रखा गया था उसमें 40 कैदियों के लायक ही जगह थी, लेकिन उस बैरक में 180 कैदियों को ठूंस दिया गया था। ये कैदी 50-50 का बैच बनाकर सोया करते थे। तो इन मुद्दों पर अजय कानू पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करता था। भूख हड़ताल और सुरक्षा का हवाला देकर उसने सारे माओवादियों को एक साथ एक सेल में रखने की मांग की थी, जिसे जेल प्रशासन द्वारा मान लिया गया था। उसके बाद उसने माओवादियों के सेल के लिए कई तरह की सुविधाओं की डिमांड की। उन्हें पैसों के अलावा मोबाइल फोन, एक अलग रसोई और टेलीविजन की सुविधा दी गई। दूध, मछली, मटन खाने के लिए मिल रहा था। टेलीग्राम में छपी 20 नवंबर 2005 की एक रिपोर्ट मिलती है, जिससे पता चलता है कि पुलिस माओवादियों की इतनी आवभगत क्यों कर रही थी। क्योंकि माओवादी पुलिस वालों को यह कहकर डराया धमकाया करते थे कि उन्हें पता है कि उनके बच्चे कहां पढ़ने जाते हैं या उनके घर से कौन कब बाहर जा रहा है। इस धौंस और हिस्ट्री से इतर भी एक कहानी है जो अजय कानू ही सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब जहानाबाद जेल पर उस रात हमला हुआ, तब वो भी दूसरे कैदियों की तरह भाग निकले। कानू कभी ये स्वीकार नहीं करते कि ये ऑपरेशन जेल ब्रेक उन्हें और उनके साथियों को छुड़ाने के लिए किया गया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर उन कैदियों का क्या हुआ जो इस ऑपरेशन के दौरान बाहर तो निकले, जबकि उनका माओवादियों से कोई कनेक्शन नहीं था। दरअसल जेल ब्रेक के बाद जहानाबाद प्रशासन ने एक घोषणा की। कहा कि जेल से बाहर भागे लोग अगर 3 दिन में वापस आ जाएंगे तो उन पर जेल से भागने का कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। ऐलान के 1 हफ्ते के भीतर ही 70% कैदी जेल में लौट आए, लेकिन बाकी फरार ही रहे। कुछ की धरपकड़ भी हुई। इसी धरपकड़ के दौरान अजय कानू को भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी 4 फरवरी 2007 को पश्चिम बंगाल के टनकुपा से हुई। तब वो धनबाद से कोलकाता जा रहे थे। एक वक्त पर अजय कानू के खिलाफ लगभग 45 मुकदमे दर्ज थे। लगभग 6 मुकदमों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में वो बरी हो चुके हैं। ज्यादातर मामले जेल से भागने और बड़े शर्मा की हत्या से जुड़े हैं। इनमें से एक मामले में वो 7 साल जेल भी काट चुके हैं। कुल जोड़ लें तो कानू ने जीवन के 18 बरस जेल में ही बिताए हैं। फिलहाल कानू जमानत पर बाहर है। जहानाबाद की सक्रिय राजनीति में शुमार है। पिछड़ी जाति और कानू समाज के लिए काम करने की बात कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने लालू यादव से लोकसभा की टिकट मांगी थी। कहा था कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कानू समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसी आधार पर उन्होंने जहानाबाद सीट से टिकट की मांग की थी। केस में सजा होने की वजह से तब वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि आरजेडी उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 2 दशक पहले जिस शख्स के नाम पर ऐसा तांडव मचा जिसकी गूंज अमेरिका तक पहुंच गई, आज उसके नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती है। कानू अब कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, तारीखों पर कचहरी जाते हैं। जब तब कचहरी के आसपास ही मीडिया के लोग रोक लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। सवाल पूछा जाता है कि उन्हें बुलेट पर भरोसा है या बैलेट पर। अजय कानू जवाब देते हैं, चीन रूस की क्रांति और दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़कर मुझे लगा कि भारत में भी क्रांति होनी चाहिए। लगा कि भारत में क्रांति हो जाएगी। हालांकि आज की परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि विचार कभी मरता नहीं। कहानियां भी नहीं ही मरती हैं, तो जिंदा कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह कहानी जहानाबाद जेल ब्रेक कांड और उसके कथित मास्टरमाइंड अजय कानू की थी, जिसे लिखा था मेरे साथी आकाश कुमार ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान और निवेदिता ने। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मगध साम्राज्य में आप आगे और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में हमारे और कई साथियों का योगदान है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।